हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी मॉडल पेपर के बारे में। यानी जो एसएसटी का एग्जाम होने वाला है 27-28 फरवरी को। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों से संबंधित मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास और संविधान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं इतिहास के क्वेश्चन। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित है। एक तरफ है जो कांग्रेस के अध्यक्ष दे रखे और दूसरी तरफ तो उनका जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो दे रखा है। तो देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1899, यानी जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1899, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे CR दस्त, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद अधिवेशन 1888, जॉर्ज जूले, ये भी सही है। दिल्ली 1918, एनी बेसेंट। तो दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता है जो श्रीमती एनी बेसेंट ने नहीं की थी। और कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू, तो ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ जो खुदाई में सामग्री मिली है वो दे रखी है और दूसरी तरफ स्थल दे रखे हैं, यानी कौन से स्थल से कौन सी सामग्री मिली है। तो सबसे पहले देखिए, बात करें हम सूचना पट की, तो सूचना पट कहाँ से मिला है, तो ये धोलावीरा से मिला है। सूचना पट धोलावीरा से मिला है। और तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है आपकी मिताथल से। ऊंट की अस्थियां मिली है कालीबंगा से। और दिशा सूचक यंत्र मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस में मिला। यानी आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस में मिला, तो ये बढ़ावा मिला है शुद्धि आंदोलन के तहत। यानी ऑप्शन नंबर डी शुद्धि आंदोलन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषताओं के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही, तो यहाँ पे व्यापक भागीदारी रही थी महिलाओं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सबसे ज्यादा भागीदारी रही थी वो रही थी महिलाओं की भागीदारी। दोस्तों, ये रीट भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा वीडियो, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था। औरंगजेब ने किस गवर्नर जनरल को भारत से निष्कासित कर दिया था, तो निष्कासित किया था सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने है जो निष्कासित कर दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है, यानी जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो उसका शीर्षक या उस पुस्तक का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है, जो फारसी में जहांगीर के स्वयं के द्वारा लिखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, तो आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, तो कृष्णदेव राय को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से कौन सी उपाधि है जो समुद्रगुप्त की नहीं है। तो देखिए, इनमें सबसे पहले बात करें लिच्छवी दोहित्र, यानी ये लिच्छवी को का दोहित्र होने के कारण ये उपाधि है विक्रमादित्य। यानी ये विक्रमादित्य इसकी उपाधि नहीं है। अश्वमेघ पराक्रम और सर्वजोचितता ये भी इसकी उपाधि है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो विक्रमादित्य है ये इसकी उपाधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधियां क्या थी। यदि भारत में मुगल शासक की स्थापना से पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की जो उपाधियां थी वो थी मिर्जा की उपाधि। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का जो समर्थन किया था, ये किसने किया था? तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उच्चतम न्यायालय के परामर्श हेतु राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, उसका अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे और दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण बातें दे रखी है, यानी कौन सा अनुच्छेद किस से संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय आनुषंगिक शक्तियां की, यानी उच्चतम न्यायालय की जो आनुषंगिक शक्तियां हैं, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 140 अनुच्छेद 140 है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है 136 अनुच्छेद 136। निर्णयों या नेक्स्ट देखिए, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 137। और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वर्दी है अनुच्छेद 138। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या है वो है 33 + 1, यानी 33 तो अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है, ये अनुच्छेद 124 के तहत संसद के पास है। अनुच्छेद 124 के तहत संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, यानी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? यानी न्यायाधीशों की जब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, यानी किस न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, तब है जो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है, ये उल्लेख किया गया है 368 के तहत, यानी संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 367 के तहत 68 के तहत है जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? यानी भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है, यानी एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत के साथ विशेष राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रेक्षण से यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती? यानी ये कौन से वाद में कहा गया कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में, यानी जो आधारभूत संरचना है उसके तहत उसमें संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये है केशवानंद भारतीवाद, यानी केशवानंद जो भारतीवाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हो लेकिन उसमें आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। और जो केशवानंद भारतीवाद था, केशवानंद भारती बनाम ये केरल राज्य था, बनाम केरल राज्य जो 1973 का वाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन,
संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने की बाध्यता संबंधित प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए हैं। यानी जो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने की बाध्यता संबंधित प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए हैं, तो यह है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए वैश्विक मताधिकार संविधान की आधारभूत संरचना में अंतर्निहित है, ये सही है। संविधान संशोधन में जोड़ना, घटाना तथा परिवर्तन करना शामिल है, ये भी सही है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है, यानी ये केवल उच्च सदन में नहीं, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ये जो असत्य कथन होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।